दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपके समक्ष बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर बैच 2022 पर। दोस्त लगातार आपके साथ डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के दौरान अनवरत संघर्ष जारी है। एक निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए आज के इस वीडियो में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं मानचित्र, यानी अगर कहा जाए मानचित्रण चैप्टर नंबर 8, जो कि आपका इतिहास का टॉपिक चल रहा है। ठीक है, किसका? इतिहास का। ध्यान रखिएगा, इतिहास आपके बीच में चैप्टर नंबर 8 आज वीडियो आपके बीच में जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि चैप्टर नंबर 7 तक आप सभी लोग नोट्स भी बना लिए होंगे, और जो लोग नोट्स नहीं बना रहे हैं वो लोग कुछ लोग ऐसे हैं जो नोट्स बना रहे हैं, साथ साथ कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नोट्स की जरूरत है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपको प्रथम सेमेस्टर के नोट्स की जरूरत पड़ रही है तो बिल्कुल लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहां देख पा रहे हैं डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के संपूर्ण हस्तलिखित नोट्स प्राप्त करें मात्र 150 रुपए में। लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको सारे सब्जेक्ट के नोट्स को प्राप्त करना है डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के, तो बिल्कुल आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेक्चर के साथ साथ आपको हर सब्जेक्ट, चाहे आपका हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे एजुकेशन फर्स्ट सेकंड कोई भी पेपर हो, सिर्फ और सिर्फ आपको 150 रुपए में दिया जा रहा है। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा शुल्क नहीं है। अभी तक आपने बहुत सारे बुकों को खरीदा होगा, बहुत सारी नोट्स को परचेस किया होगा। एक बार अगर आप डीएलएड कर रहे हैं तो इस नोट्स को लेकर देखिए मेरे दोस्त, 100% आपकी परीक्षा में हुबहू क्वेश्चन इससे फंसेंगे। ठीक है, देखिए अगर आपको नोट्स संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है तो बिल्कुल आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। 9452331053 आपके लिए नंबर भी दिया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए बिना समय को गंवाए हम चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। उससे पहले मैं निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके फीडबैक के आकांक्षी हम आपसे बार बार कहते हैं कि प्लीज आप अपना फीडबैक मुझे अवश्य दें। क्योंकि जब आप अपना फीडबैक मुझे देते हैं तो आपके द्वारा बताई गई चीजों के अनुसार हम अगला लेक्चर आपके बीच में देते हैं। नहीं तो होता क्या है, अगर आप फीडबैक नहीं देते हैं तो हम अपने मन से चलते रहते हैं, जैसे हमें समझ में आता है उसी तरह से लेक्चर आपके बीच में दे देते हैं। थोड़ा सा अगर आप हमको बताते हैं कि भैया हमें यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, हम अपने टीचिंग जो है मतलब जो भी जैसे हम पढ़ाते हैं उस चीज में हम परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो बहरहाल आप जो है आप अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा। चलिए हम आपको लेकर चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। तो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं मोबाइल के स्क्रीन पर, जहां से देख पा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 की शुरुआत आपके बीच में की जा रही है। चैप्टर का नाम है मानचित्रण, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया। सवाल उठता है आखिरकार चैप्टर शुरू होने से पहले चैप्टर के बारे में इंट्रोड्यूस होना आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। मानचित्रण के बारे में हम सबसे पहले बात करें, यानी मानचित्र के बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। देखिए अगर मानचित्र को कहा जाए तो मैप शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मैप्पा शब्द से हुई है। ठीक है, यह चीज आप ध्यान रखिएगा। 1 नंबर के एग्जाम में या अगर 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि मानचित्र शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है, तो आप कहेंगे मैप्पा शब्द से हुई है। नीचे देखिए लिखा जा रहा है विभिन्न विद्वानों के द्वारा मानचित्र की परिभाषाओं को दिया गया है। यानी मानचित्र की परिभाषा जो है विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों ने अपना मत दिया है कि मानचित्र को हम कितने प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, देखिए पहला आपका डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया है मानचित्र धरातल के आलेखीय निरूपण होते हैं। ठीक है, यानी कहा जा रहा है जो मानचित्र होता है यह पृथ्वी का जो होता है यह आलेखीय निरूपण होता है। ठीक है, चलिए अगला आपके बीच में आ रहा है। देखिए FJ मेकहाउस के अनुसार आपसे कहा जा रहा है, थोड़ी सी बड़ी परिभाषा आपके बीच में है, हालांकि इतनी बड़ी परिभाषा आपसे पूछी नहीं जाएगी, बिल्कुल आप परेशान मत होइएगा। ठीक है, चलिए आपसे कहा जा रहा है, देखिए स्पष्ट रूप से आप समझने का प्रयास करिएगा। देखिए FJ मेकहाउस के अनुसार कहा जा रहा है कि निश्चित मापने के अनुसार धरातल में किसी भाग के लक्षणों का समतल सतह पर निरूपण ही मानचित्र कहलाता है।
देखिए अगर मानचित्र आपके एग्जाम में आ रहा है, जैसे एक नंबर 2 नंबर में अगर पूछ ले कि मानचित्र हम किसे कहते हैं, तो किसी एक परिभाषा को आप लिख दीजिएगा, 100% आपको नंबर मिल जाएगा। यहाँ देखिए आपके बीच में कॉन्टैक्ट नंबर दिया जा रहा है। आपको नोट्स संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है तो बिल्कुल आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगली परिभाषा आपके बीच में आ रही है, समझने का प्रयास करेंगे। देखिए अगली परिभाषा आपके बीच में दी जा रही है जो है डडले स्टैम्प के अनुसार। यह भी अगर देखा जाए, अब यह परिभाषा आपके बीच में आएगी नहीं, बट अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, इस पर चर्चा हम नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपके लिए परिभाषा सबसे ऊपर वाली महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये परिभाषा महत्वपूर्ण है। ये परिभाषा आपके लिए कभी भी आज तक का रिकॉर्ड रहा है, कभी ये पूछा नहीं गया है। ठीक है, चलिए अगला आपके बीच में आ रहा है, इस चीज को उम्मीद करते हैं कि आप पढ़ लिए होंगे स्वयं। ठीक है, अगला आपके बीच में देखिए दिखाई दे रहा है उपयुक्त विद्वानों द्वारा दी गई मानचित्र की परिभाषा थी। ठीक है, यानी अगर हम कहें उपयुक्त जो विभिन्न विद्वानों द्वारा मानचित्र की परिभाषा आपके बीच में दी गई, यहाँ कहा जा रहा है, पहला आप पॉइंट देखेंगे कि मानचित्र पृथ्वी की वास्तविक रूप से प्रदर्शित नहीं करता। यानी अगर कहा जाए जो मानचित्र होता है, कुछ लोग कहते हैं कि यह पृथ्वी को वास्तविक रूप से निरूपित करता है, बट करता नहीं है। ठीक है, बल्कि मापक के अनुसार घटाए गए स्वरूप को प्रदर्शित होता है। ठीक है, यानी कहा जा रहा है कि घटाए गए नए स्वरूप का प्रदर्शित होता है कौन? मानचित्र। ठीक है, अगली परिभाषा, अगला नंबर आप देखेंगे पॉइंट करके दिया जा रहा है, मानचित्र संपूर्ण पृथ्वी अथवा उसकी किसी भाग का समतल कागज पर एक विशेष अनुपात में लघु चित्रण होता है कौन? मानचित्र। और अगला आपके बीच में है, पृथ्वी की त्रिविमीय आकृति को द्विविमीय समतल कागज पर प्रदर्शित ही मानचित्र कहलाता है। और फिर आपके बीच में नंबर दिया जा रहा है नोट संबंधी समस्या समाधान के लिए। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट आपके बीच में दिखाई दे रहा है, समस्त पृथ्वी या उसके किसी भाग का आकाश या किसी दूसरे आकाशीय पिंड के दृश्य एवं किनारे जो है अवस्थित विवरणात्मक प्रतिरूपों के मापने के अनुसार प्रतीकात्मक आरेख ही मानचित्र कहलाता है। ये विभिन्न परिभाषाएं आपके बीच में दिया गया है। आप अच्छी तरह से किसी एक परिभाषा को ध्यान में रख लेंगे, आपका अगर 2 नंबर में आता है तो 2 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा, अन्यथा की स्थिति में अगर 1 नंबर आता है तब भी आपको कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। ठीक है, चलिए अगला आपके बीच में आ रहा है, देखिए अगर मानचित्र के निर्माण में जो है प्रमुख उपयोग जो है निम्नलिखित हैं। पहला आपके बीच में दिया जा रहा है वस्तुतः जानकारी प्रदान करना। ठीक है, इसके अंतर्गत अगर कहा जाए, समझने का प्रयास करेंगे, सारी चीजें आपके बीच में स्पष्ट की जा रही हैं। वर्तमान समय में मानचित्र का मुख्य उद्देश्य किसी स्थान की वस्तुतः जानकारी प्रदान करना है। मानचित्रों की सहायता से कोई व्यक्ति किसी भी अपरिचित स्थान पर आसानी से पहुंच सकता है। आज आपने देखा होगा, अगर आप कहीं अनजान जगहों पर जाते हैं, ठीक है, और आपको उनका लोकेशन या उनका स्थान नहीं पता होता है, तो आप उनके पास फोन करते हैं कि कहते हैं भैया आप अपना वही जो है लोकेशन हमें भेज दीजिए, हम उसी पर आ जाएंगे। ठीक है, और वह इंसान करता क्या है, वो इंसान इस जगह पर मौजूद है और आप इस जगह पर मौजूद है। ठीक है, और आपको जाना कैसे, कहीं इधर घूम जाना है, फिर आपको सीधे इधर चले जाना है, और फिर आपको कहीं इधर से आते हुए आपको रास्ता इधर से मिलेगा। ठीक है, तो यही आपका पहुंचना तो भैया यहाँ पर है। ठीक है, आप यहाँ पहुंचेंगे, लेकिन चले यहाँ से हैं तो कुछ ना कुछ समस्याएं, बीच में कोई और रास्ता होता है, जैसे यहाँ सीधे चला आ रहा है, फिर इधर से कोई रास्ता होता है, तो आप भूल जाते हैं कि हम जाएं किधर से। ठीक है, तो वह आपको मैप जब भेज देता है, उसमें टोटल का टोटल मानचित्र होता है, और आप जो है उस मानचित्र के अकॉर्डिंग अपने एक अनजान जगह पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो आज यह चीजें आप देख रहे हैं, सारी चीजें आपके बीच में मोबाइल के अनुसार आप देख सकते हैं, खुद दिया जा रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए हैं। आप कहीं जाते हैं अनजान जगहों पर तो सारी चीज़ों का इस्तेमाल आप खुद करते हैं। ठीक है, अपरिचित स्थान पर आसानी से आप पहुंच जाते हैं। चलिए अगला पेज आपके बीच में आ रहा है, देखिए अगला कहा जा रहा है, समझने का प्रयास करेंगे अच्छी तरह से, सारी चीज़ें डिटेल्स आपके बीच में दी जा रही हैं। पृथ्वी एक दृष्टि में। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, हालांकि यह चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं। पहला चीज़ हमने आपके बीच में जो बताया वह महत्वपूर्ण था, आप इसे एक नज़र से देख लेंगे, बाकी चीज़ें
जो महत्वपूर्ण है उस पर हम आपके बीच में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए ये आप देख लिए होंगे, उम्मीद करते हैं। विविधताओं का प्रस्तुतिकरण, पृथ्वी के विभिन्न भागों में उसकी बनावट, जलवायु, जनसंख्या, आर्थिक व राजनीतिक दिशाएं, खनिज संपदा, मिट्टी, वनस्पतियां भिन्न भिन्न होती हैं। मानचित्र के द्वारा इन सभी को अलग अलग अथवा सामूहिक प्रस्तुतिकरण किया जा सकता है। ठीक है, भौगोलिक स्थिति का प्रदर्शन आप देख पा रहे हैं। चलिए अगला पेज आपके बीच में आ रहा है। देखिए हम जो है बिल्कुल तीव्र गति से चल रहे हैं, आपका 2 दिन लेक्चर प्रोवाइड नहीं किया जा सका, तो उस कष्ट के लिए मुझे खेद है। ठीक है, अदृश्य प्रतिरूपों का चित्रण, यहाँ कहा जा रहा है पृथ्वी पर अथवा पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले अदृश्य प्रतिरूपों या पदार्थों का चित्रण ही मानचित्रों पर किया जा सकता है। मानचित्रों के आधार पर देश के विभिन्न भागों में पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले खनिज जैसे कोयला, सोना, हीरा आदि की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। किसके द्वारा? ये मानचित्र के द्वारा। ठीक है, चलिए भूगोल का ज्ञान सुरक्षित रखना, इसमें कहा जा रहा है कि विभिन्न प्रकार के मानचित्रों के माध्यम से भूगोल की खोजों को सुरक्षित रखना मानचित्रों का उद्देश्य होता है। पूछा जा सकता है कि मानचित्रों का विभिन्न उद्देश्य क्या हो सकता है, तो आप इसी एक परिभाषा को लिख देंगे, बाकी चीज़ें आपकी खुद सफिशिएंट हो जाएंगे। आपसी संबंध को व्यक्त करना, इसमें कहा जा रहा है मानचित्रों का उद्देश्य पृथ्वी तल के लक्षण एवं स्थानों को प्रदर्शित करना एवं जो है आपसी संबंधों को व्यक्त करना। आपका यह जो है मानचित्र या आपसी संबंध व्यक्त करना होता है, किसके अनुसार? मानचित्र के अनुसार। ठीक है, अब मानचित्र के घटक क्या होते हैं? ठीक है, अब इसमें देखिए मानचित्र के घटक पहला होता है दिशा ज्ञात करना, दूरी, प्रतीक चिन्ह। ये 3 घटक होते हैं, महत्वपूर्ण है, तीनों चीजों को आप देखेंगे। पूछा जा सकता है कि मानचित्र के कितने घटक होते हैं, तो आप कहेंगे मानचित्र के हमारे 3 घटक होते हैं। आप कौन कौन से? पहला दिशा, दूरी व प्रतीक चिन्ह। अब इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो दिशा क्या होती है? मानचित्र, देखिए मानचित्र के 3 घटक के अकॉर्डिंग हम पहले पर चर्चा करें तो मानचित्रों का यह प्रमुख घटक है। किसी भी प्रकार के मानचित्रों के अध्ययन के लिए दिशा का ज्ञान होना जो है अपरिहार्य है। बिल्कुल, अगर हम आपसे बात करें, अगर मानचित्र आपको देखना नहीं आ रहा है तो जाहिर सी बात है आप दिशा का ज्ञान आपको नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला आपके बीच में देखिए कहा जा रहा है दिशाएं क्रमशः उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। और यहाँ देखिए ये अगर हम बात करें तो सभी का ये डिनोट किया गया है, आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला आपके बीच में देखिए यहाँ दिशा का ज्ञान भी आपको कराया जा रहा है। सहायता से दिशाओं द्वारा किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। अगर आपको दिशा का ज्ञान है तो बिल्कुल जो है आप एक सही स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आप कहीं अपने स्थान या गृह नगर को छोड़कर कहीं अदर जगहों पर चले जाते हैं तो थोड़ा सा आपको भ्रम की स्थिति रहती है कि उत्तर कौन है, दक्षिण कौन है, पूरब कौन है, पश्चिम कौन है। ठीक है, जब सूर्य भगवान का उदय हो जाता है तो हाँ आप जान जाते हैं कि इधर क्या है, उधर क्या है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए आप इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, आपके बीच में सारी चीज़ें दी जा रही हैं। ठीक है, चलिए अगला आपके बीच में देखिए आप दिशा का ज्ञान कर लेंगे अच्छी तरह से। आपके बीच में अगर इस तिर्यक में जाएंगे तो उत्तर पूरब आ जाएगा, आपके बीच में उत्तर है, दक्षिण है, इधर जो है देखिए दक्षिण पश्चिम और दक्षिण जो है पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूरब दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए ये चीज़ें उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अगला आपके बीच में आ रहा है दिक सूचक, या देखिए दिक सूचक की सहायता से किसी भी स्थान या दिशा का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि अगर आपके पास मोबाइल है आज के समय में तो आपके लिए कहीं कोई समस्या होगी ही नहीं। ठीक है, विभिन्न तरह के वॉच आपके बीच में आ रहे हैं जो आपको खुद ब खुद वो दिशा का ज्ञान करवा दे रहे हैं। चलिए अगला कहा जा रहा है यह एक ध्येय सा यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जा सकता है। उसकी चुंबकीय सुई की दिशा सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। ठीक है, चलिए अगला आपके बीच में आ रहा है देखिए दूरी। अब दूरी क्या है, दूरी को समझने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल आपको सटीक तरीके से सारी चीज़ें जो है समझाई जा रही हैं। इसमें कहा जा रहा है इस उद्देश्य के लिए एक मापक या स्केल मापने का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार मानचित्र में दिशा तीर द्वारा दिखाई जाती है उसी प्रकार से दूरी मापने के द्वारा दर्शाई जाती है। ठीक है, दूरी पैमाने के द्वारा दर्शाई जाती है। यहाँ देखिए मापक दिया जा रहा है और एक फार्मूला आपके बीच में दिया जा रहा है। 1 नंबर के क्वेश्चन
में पूछा जा सकता है इस फार्मूले को, ठीक है। चलिए अगला आपके बीच में देखिए, बिल्कुल तीव्र गति से हम आपके बीच में चल रहे हैं। प्रतीक चिन्ह आपके बीच में आ रहा है। प्रतीक चिन्ह को आप अच्छी तरह से समझेंगे, ठीक है। प्रतीक चिन्ह की अगर हम बात करें तो 6 नंबर पर आपके बीच में देखिए सबसे ऊपर ये छठा पेज आपके बीच में ओपन हुआ है। प्रतीक चिन्ह के अंतर्गत अगर कहा जाए तो इसमें कहा जा रहा है यह किसी भी मानचित्र का तृतीय घटक है, ठीक है। जाहिर सी बात है, प्रतीक चिन्ह आपने देखा यह तीसरा घटक है, ठीक है। तीसरा घटक है। किसी भी मानचित्र के तृतीय घटक या किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार के अनेक प्रकार की आकृतियां, भवनों, पुलों, जो है सड़क मार्ग, नहरों, कुआं, धार्मिक स्थलों, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों प्रदर्शित करता है, करना असंभव होता है, ठीक है, प्रतीक चिन्ह से। अगला कहा जा रहा है जो है, एक बार इसे और देखेंगे ताकि सारी चीज़ें आपको खुद ब खुद समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए यहाँ आप समझने का प्रयास करेंगे। यह किसी भी मानचित्र का तृतीय घटक है। कौन? प्रतीक चिन्ह। किसी भी मानचित्र का तृतीय घटक किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में जो है अनेक प्रकार की आकृतियां, भवनों, पुलों, सड़क मार्गों, कुआं, धार्मिक स्थलों प्रदर्शित करना असंभव होता है, ठीक है। चलिए ये जाहिर सी बात है, मानचित्र पर सारी चीज़ें आप प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, यही चीज़ें वहाँ आपसे कहा जा रहा है। अगला है परंपरागत चिन्हों के साथ साथ जो है मानचित्रों में रंगों का प्रयोग कर आकृतियाँ जो है प्रकृति एवं जो है सांस्कृतिक सदृश्यों का प्रदर्शन कर सकते हैं। पहला है भूदृश्य और दूसरा है प्रयुक्त रंग। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ अगर देखा जाए तो आपको कलर वाइज दिखाना चाहिए था। पर्वतीय भाग को हम किस प्रकार से निरूपित करते हैं? आप कहेंगे पर्वतीय भाग को हम भूरे कलर से जो है निरूपित करते हैं। पठारी भाग को हम किस कलर से करते हैं? पीला से करते हैं। और हरे भरे मैदानी को हम लाल रंग से कर सकते हैं। और यहाँ देखिए जो है समझने का प्रयास करेंगे, सीमाएं जो है या सीमाएं जो होती हैं काला से, तालाब, झील और नगर जो होते हैं यह हम नीले रंग से कर सकते हैं और इन दोनों को हम लाल रंग से निरूपित कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये आशा करते हैं आप इतनी चीज़ों से संतुष्ट होंगे। अगला आपके बीच में आ रहा है, देखिए समझने का प्रयास करेंगे जो है, एक मिनट, थोड़ा सा कुछ छूट रहा है। हाँ बिल्कुल, ये नीचे वाली चीज़ें छूट रही थी। मानचित्र के प्रकार क्या हो सकते हैं? देखिए मापने के आधार पर पहला हो गया, और स्थलीकृत एवं लक्षणों के आधार पर हो गया, और आपका जो अगला हो गया ये उद्देश्य के आधार पर, ठीक है। चलिए अब अगले पेज को हम आपके बीच में ओपन करते हैं, समझने का प्रयास करेंगे। मापने के आधार पर आप अच्छी तरह से समझेंगे, जो है हम इसे डिस्कस नहीं करेंगे। चलिए अगला आपके बीच में आ रहा है स्थलाकृत लक्षणों के जो है मात्रानुसार, इस चीज को आप अच्छी तरह से समझ लेंगे। अगला उद्देश्य के आधार पर, ये चीज़ भी आप अच्छी तरह से देख लेंगे। भैया हम आपसे बार बार कह रहे हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं उसी चीज़ों पर हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए ये आपके बीच में दिया जा रहा है, समझने का प्रयास करेंगे। चलिए उद्देश्य के आधार पर देखिए, ध्यान रखिएगा, उद्देश्य के आधार पर थोड़ा सा, प्रत्येक मानचित्र किसी निश्चित उद्देश्य से बनाया जाता है। मानचित्र के अंतर्वस्तु या प्रदर्शित तथ्यों को देखकर भली भांति समझा जा सकता है। उद्देश्य के आधार पर मानचित्र कई प्रकार के हो सकते हैं। अब देखिए आपके बीच में ढेर सारे मानचित्रों का विवरण आ रहा है, ठीक है। पहला आपके बीच में देखिए आ रहा है, हालांकि हमें लगता है ये लास्ट पेज आपके बीच में ओपन हुआ है, ठीक है। देखिए उद्देश्य के आधार पर मानचित्र कई प्रकार के हो सकते हैं, जिसमें पहला है प्राकृतिक मानचित्र, दूसरा है राजनैतिक मानचित्र, भूकंपीय मानचित्र, खगोलीय मानचित्र है, और अगला आपके बीच में है जलवायु या मौसम मानचित्र, अगला है वनस्पति मानचित्र, मृदा मानचित्र, और भूमि उपयोग मानचित्र, जनसंख्या व बस्ती मानचित्र, सांस्कृतिक मानचित्र, ऐतिहासिक मानचित्र, सैनिक मानचित्र, खनिज मानचित्र, परिवहन मानचित्र, औद्योगिक मानचित्र और वितरण मानचित्र। ये इतने प्रकार के मानचित्र आपके बीच में होते हैं। गिनेंगे एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 प्रकार के मानचित्रों का विवरण आपके बीच में दिया गया, आप खुद गिन लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला आपके बीच में आ रहा है, देखिए समझने का प्रयास करेंगे। अब मानचित्र की उपयोगिता आपके बीच में क्या हो सकती है? विश्व में मानचित्र का उपयोग दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। विभिन्न देशों एवं प्राकृतिक संसाधन की खोज हो रही है। इस संसाधनों की अंकित करने के लिए, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक पक्षों को प्रदर्शित करने के लिए मानचित्रों का निर्माण एवं उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये आपके मानचित्र की उपयोगिता रही, ठीक है। तो आशा करते हैं आज की इस वीडियो से संतुष्ट होंगे। मैं बार बार
आपसे कह रहा हूँ, पीडीएफ की जरूरत पड़ रही है, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मामूली सी शुल्क 150 रुपये का पेमेंट करके आप सारे सब्जेक्ट के नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।